मेरे प्यारे और अजीज बच्चों, आज मैं आपके सामने दर्जा 10वीं का उर्दू लेकर आया हूं, जिसका उन्वान आपके बोर्ड पर लिखा हुआ फिरार। उन्वान क्या है? फिरार। और फिरार जो है वो सिन्फ है अफसाना। ये अफसाना है। क्या है ये? अफसाना है। और इसके अफसाना निगार का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। आपने 3 बातें इसमें सुनी। उन्वान किस सिन्फ में है? अफसाना में। और इसके अफसाना निगार कौन है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो मेरे बच्चों, आपने आज मेरा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल है आदर्श ज्ञान सेंटर, इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाला जो वीडियो हो वो सबसे पहले मिले। तो मैं आज आपके सामने अफसाना फिरार की उन सारी बातों को लेकर आया हूं जिससे कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपके बोर्ड इम्तिहान में जितने सवालात पूछे जाएं वो सवालात इससे हल हो जाएं। तो सबसे पहले मैंने अफसाना निगार के तारुफ को सामने रखा है। अफसाना निगार मतलब सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहां हुई। 2 बात गौर से समझिएगा। इसमें इसके 2 पहलू, 2 हिस्से हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। तारीख फिनिश हो गया, तारीख मुकम्मल हुई कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को कहां हुई? पटना में। कहां हुई पैदाइश? पटना में। ये शहर का नाम है जहां वो पैदा हुए। उसके बाद इनके वालिद का नाम क्या है? इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद, ये उनके वालिद का नाम है। किनके वालिद का? ये आपके जहन में पैदा हुआ तो सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिनका अफसाना फिरार आपके 10वें दर्जा में चल रहा है। इसके बाद इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान 1926 ईस्वी में पास किया। कब पास किया मैट्रिक का इम्तिहान? मैट्रिक का इम्तिहान इन्होंने पास किया 1926 ईस्वी में। ईस्वी याद रखेंगे। मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1926 ईस्वी में। राम मोहन राय सेमिनरी हाई स्कूल पटना से। कहां से? राम मोहन राय सेमिनरी हाई स्कूल पटना से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मतलब सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। इसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट का जो इम्तिहान पास किया, ये इंटरमीडिएट यानी आईए का इम्तिहान उन्होंने 1928 ईस्वी में पास किया। और ये पटना कॉलेज पटना से पास किया। कहां से पास किया? इंटरमीडिएट इम्तिहान, आईए का इम्तिहान 1928 ईस्वी में इन्होंने पटना कॉलेज पटना से पास किया। ये आप याद रखेंगे। मैट्रिक 1926 ईस्वी में, राम मोहन राय सेमिनरी हाई स्कूल पटना से। उसके बाद इंटरमीडिएट आईए इन्होंने 1928 ईस्वी में, 26 में मैट्रिक 2 साल बाद आईए पास करते हैं। और आईए पास करते हैं पटना कॉलेज पटना से। इसके बाद ये बीए करते हैं, बीए ऑनर्स करते हैं। क्या करते हैं? बीए ऑनर्स 1931 ईस्वी में पास करते हैं। कब पास करते हैं बीए ऑनर्स? 1931 ईस्वी में। कब पास करते हैं बीए ऑनर्स? 1931 ईस्वी में। और ये पास करते हैं पटना यूनिवर्सिटी पटना से। कहां से? पटना यूनिवर्सिटी पटना से। और इसका पास करने का जो मौजू होता है वह इल्म नफ्सियात है। वो क्या है? इल्म नफ्सियात, जिसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं और अंग्रेजी में साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये इल्म नफ्सियात से बीए ऑनर्स किए। किसे? इल्म नफ्सियात से मौजू। कब किए? तो 1931 ईस्वी में। कहां से किए? तो पटना यूनिवर्सिटी पटना से। ये 3 हिस्से आप समझ गए। बीए ऑनर्स इन्होंने कब किया? 1931 ईस्वी में। कहां से किया? पटना यूनिवर्सिटी पटना से। किस मौजू से किया? इल्म नफ्सियात से। इसके बाद एमए इन्होंने किया। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स ये इन्होंने 1934 ईस्वी में पास किया। और ये पटना यूनिवर्सिटी पटना से पास किया। कहां से पास किया? पटना यूनिवर्सिटी पटना से। कब पास किया? तो 1934 ईस्वी में पास किया। और एमए में इनका मौजू था इल्म नफ्सियात। मौजू क्या था?
इल्म नफ्सियात यानी सब्जेक्ट इल्म नफ्सियात से, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से, इसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट हुए। फर्स्ट क्लास पास करने के बाद गोल्ड मेडलिस्ट हुए, और गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद इन्हें आरजी तौर पर पटना कॉलेज पटना में लेक्चरर बहाल कर दिया गया, जिसका ईस्वी है 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में इन्हें आरजी तौर पर पटना कॉलेज पटना में लेक्चरर बहाल किया गया, जिसका मौजू था फलसफा। फलसफा के को पढ़ाने के लिए, फलसफा एक सब्जेक्ट है, एक मौजू है, उसको पढ़ाने के लिए आरजी बहाली हुई उनकी 1938 ईस्वी में। किनकी? सैयद मोहम्मद मोहसिन की। इसके बाद मुस्तकिल लेक्चरर बनाया गया इनको। क्या बनाया गया? मुस्तकिल लेक्चरर, परमानेंट लेक्चरर बनाया गया। परमानेंट लेक्चरर इनको 1948 ईस्वी में बहाल किया गया, और ये पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में अब ये अपने असल सब्जेक्ट के लेक्चरर हो गए मुस्तकिल तौर पर, परमानेंट। कहां? पटना यूनिवर्सिटी पटना में, शोबा था इनका नफ्सियात, और ये 1948 ईस्वी में उसमें आए। इसके बाद इनको सदर शोबा बना दिया जाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सदर शोबा। कब बनाया जाता है सदर शोबा? सदर शोबा इनको बनाया जाता है 1953 ईस्वी में। कब बनाया जाता है? 1953 ईस्वी में। कहां? तो पटना यूनिवर्सिटी पटना के में। कहां बनाया जाता है? पटना यूनिवर्सिटी पटना में। पटना यूनिवर्सिटी पटना में इनको सदर शोबा बनाया जाता है, और इसी अहदे से ये 1974 ईस्वी में सुबुकदोश होते हैं, यानी रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। कब? 1974 ईस्वी में। किससे? यानी पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात के सदर शोबा बना दिए जाते हैं 1953 ईस्वी में, और ये इसी अहदे पर रहते हुए 1974 में पटना यूनिवर्सिटी पटना से सुबुकदोश होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। इनको जो शोहरत मिली, शोहरत इनको अफसाना अनोखी मुस्कुराहट की वजह से मिली। किसकी वजह से मिली? शोहरत, अनोखी मुस्कुराहट इनका एक अफसाना है, किताब का नाम भी है या, और उसके अंदर एक अफसाना भी है। तो इस अनोखी मुस्कुराहट की वजह से इनको सबसे ज्यादा अफसाना की दुनिया में शोहरत मिली। शोहरत के लिए अगर पूछा जाए कि इनको किस अफसाना की वजह से या किस मजमून की वजह से इनको शोहरत मिली, किस चीज को लिखने की वजह से, आप लिख सकते हैं अनोखी मुस्कुराहट। क्या? अनोखी मुस्कुराहट, एक अजब सी मुस्कुराहट है उस कहानी में। एक जुमनी नाम की किरदार होती है उसमें, और कोई भी मरता है तो वो हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो गोरकुन की बेटी होती है, कब्र खोदने वाले की, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होता। यहां तक कि खुद उसका अपना बच्चा भी मरता तो वो मुस्कुराने लगती है। इस बात को देखकर उसको क्या हुई? इस अफसाना की वजह से सैयद मोहम्मद मोहसिन को क्या मिला? शोहरत मिली। इसके बाद इन्होंने फरीज हज अंजाम दिया। फरीज हज भी इन्होंने क्या? हज 1973 ईस्वी में क्या? कब क्या? 1973 में। और हज करने में इनके साथ इनकी अहलिया यानी इनकी बीवी साथ थी। कौन? इनकी बीवी। कब? 1973 ईस्वी में इन्होंने फरीज हज अंजाम दिया, यानी बैतुल खाने काबा की जियारत, इन्होंने खाने काबा गए और फरीज हज अदा किया। वो साल था 1973। कब? 1973। जब हज अदा करने गए थे तो इनके साथ इनकी बीवी थी, अहलिया थी। इनकी औलाद पूछा जाता क्वेश्चन में, कभी कभी कई दफा पूछा गया कि इनकी कितने बेटे थे? तो 3। बेटियां कितनी थी? तो 4। 3 बेटे और 4 बेटियां, कुल 7 औलाद थी इनको। कितनी औलाद थी? कुल 7। 7 में 3 बेटे और 4 बेटियां। किनको? सैयद मोहम्मद मोहसिन को। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल 2002 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। कहां हुआ? दिल्ली में। 2002 ईस्वी को सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल होता है दिल्ली में। ये सारी बातों को समझ के इनके
आप सवाने आपके सामने अच्छे ढंग से आ गए। अब आइए मैं अफसाना की तरफ कदम बढ़ाता हूं। अफसाना का उन्वान है फिरार। फिरार के माने होता है भाग जाना, फिरार के माने होता है हट जाना, राह छोड़ देना। किसने राह छोड़ दी, कैसे राह छोड़ दी, क्यों राह छोड़ दी, ये सवाल पैदा होते हैं। किसने राह छोड़ी, क्यों राह छोड़ी, किसने राह छोड़ी, क्यों राह छोड़ी, क्यों राह छोड़ी, ये बातें हैं। किसने फिरार इख्तियार किया, कौन फिरार हुआ, क्यों फिरार हुआ, किस वजह से फिरार हुआ। तो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि इसका असल किरदार है महमूद। असल किरदार क्या है, महमूद। यह है असल किरदार महमूद, जिसके गिर्द पूरी कहानी, पूरा अफसाना घूम रहा है। पूरे अफसाना को इसी इसमें बांध कर लाया गया है महमूद के किरदार पर। यह असल किरदार है महमूद। महमूद कहानी यहां, अफसाना यहां से शुरू होती है कि महमूद की मां कड़क आवाज में महमूद को आवाज देती है। क्योंकि महमूद बगल के कमरे में बैठा हिसाब बना रहा होता है और वो कहता है कि बुलाओ उन्हें। वो कहाँ है, उन्हें से मुराद यानी महमूद के पापा, वो बगल में थे, उनको बुलाया गया। और चूंकि इस अफसाने में जो चीज दिखाया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन इल्म नफ्सियात के प्रोफेसर थे, इसलिए उन्होंने इल्म नफ्सियात के जाविये से इसको अफसाना को लिखा। तो औरतों की इस खूबी को या औरतों के इस कमजोरी को कहिए या मजबूती को कहिए, दोनों चीज कह सकते हैं। ये अफसाना के पहलू में एक तरफ तो कमजोरी यह है कि अगर उस चीज का असर बच्चों पर पड़ता है तो बच्चा जिंदगी भर नाकाम हो जाता है। अगर सही ढंग से इसको पहलू में यह किया जाए, औरतें ये कर ले, तो बच्चा कामयाब हो जाता है। मैं आगे इसको बताऊंगा। तो महमूद के कान में एकदम कड़कता आवाज गुंजाती है और वो घबरा जाता है। वो क्या करता है, घबरा जाता है। वो बगल के कमरे में हिसाब बना रहा था और वो आके अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। महमूद का सबसे बड़ा हरबा यही था कि अपनी माँ के सामने चुपचाप खड़ा हो जाना। फिर वो कहती है कहाँ है, उन्हें बुलाओ। वो अपने बाप को बुलाने जाता है, कहता है कि आपको बुला रहे हैं। वो आते हैं। अब दोनों में तूतू मैमे शुरू हो जाती है। तूतू मैमे किसमें, महमूद के माँ और महमूद के बाप के बीच। तूतू मैमे कैसा है, कोई वो नहीं, एक शक की बुनियाद पर कि तुम जो हो, तुम मुझे कुछ नहीं समझते, तुम मुझे जलील करते हो, तुम मुझे कमी नहीं करते हो, तुम मुझे ये करते हो, वो करते हो, इस तरह के ये करती है। तो महमूद का बाप कहता है भाई कुछ कहोगे भी तो, कुछ तो कहो। तो कहता बड़ा भोले बनते हो तुम। वो जो मुए वकील की बीवी है वो मुझे डाइन की तरह डसे जा रही है, या उसका जो ये है मेरे सीने में वो जलता जा रहा है, मैं उसकी वजह से जलते जा रहे हो। तुम कुछ सुनते भी हो मोहल्ला के लोग क्या बोलते हैं, खामखा मुझ पर शक करती हो। वो महमूद के वालिद साहब कहते हैं। लेकिन इस बीच होता यह है कि जब महमूद अपने उम्र के 10वें साल को पहुंचता है तो महमूद यतीम हो जाता है। यतीम का मतलब उसके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ जाता है। ये मजमून यानी अफसाना निगार ने इसको इस तरह से लिखा कि 10वें साल की उम्र में महमूद यतीम हो जाता है और यतीम होने के बाद वह अपने इशरत जदा मामू के घर मुंतकिल हो जाता है। यानी अपने जो मामू उसका इशरत जदा यानी हर चीज की मैसर उसके पास थी, वो उसके घर चला जाता है। किसके घर, अपने मामू के घर। कौन, महमूद। लेकिन महमूद वहां जाने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल चला जाता है, जहां वो अकेला रहता है। और महमूद एक तन्हा पसंद लड़का है। महमूद एक तन्हा पसंद लड़का है और वो तन्हाई को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए हॉस्टल में वो अकेला रहने की कोशिश करता है। महमूद के अकेला हॉस्टल में रहने की वजह से वो हॉस्टल में रहने के बाद वो अपने आप को कोशिश करता है आगे बढ़ने। क्योंकि देखिए बार बार ये बात आती है कि जब परेशानी आपके सामने आएगी तो आप उसका हल ढूंढेंगे, जब हल ढूंढेंगे तो वही कामयाबी है। तो महमूद भी हॉस्टल में अकेला रहता है और कामयाब होता है। लेकिन इस बीच उसका एक साथी अजीम, जिसका नाम क्या है, अजीम। अजीम उससे कहता है कि यार तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में दिल है या लकड़ी का टुकड़ा। तो कहता आखिर बात क्या है कि भाई तुम इस तरह की बात कर रहे हो। तो लेकिन अरे वो जो लड़की खालदा है, वो जो लड़की कौन, खालदा, जो तुम्हें टुकुर टुकुर देख रही थी,
और तुम हो कि उसकी तरफ देखते ही नहीं थे, तुम हो कि उसकी तरफ देखते ही नहीं थे। तो कहा अरे भाई किसी, महमूद ने जवाब दिया कि भाई किसी लड़की पर क्यों इस तरह का इल्जाम लगाते हो। तो अजीम कहा कि वो मेरे तरफ देखे ना, मैं दिखा देता हूं। तो कहा कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, वो अगर देख रही थी तो छोड़ो, अपना काम करो, सब पढ़ने में भीड़ लग जाते। लेकिन अजीम फिर उसे कहता कि तुम ये करके देखो, तुम्हारे दिल सीने में दिल ही नहीं। तो महमूद कहा कि ठीक है, तुम अपनी किसी पारसा को ले आओ, मैं दिखा देता हूं। महमूद और अजीम में एक बात तय हो जाती है। अजीम बात तय करके चला जाता है महमूद को कि आज ठीक है, नुमाइश गाओ, आज हम तुमको दिखाते हैं। महमूद इस बात को तय कर लेता है जाने के लिए। लेकिन बाद में जब अजीम चला जाता है तो महमूद को एक बात का एहसास होता है कि मुझे से एक गलती हो गई, जो मैंने अजीम से वादा कर दिया। अब चूंकि मेरी पढ़ाई, अगर मैं उधर चला गया तो मेरी पढ़ाई क्या होगी, रुक जाएगी। इस बात को सोचते हुए, लेकिन वक्त पर महमूद रवाना होता है, पर रास्ते में जाते जाते उसके पैर क्या होते हैं, थम जाते हैं, सील से हो जाते हैं, पैर नहीं बढ़ पाता मंजिल की जानिब, और वक्त काफी निकल जाता है। फिर वो लौटकर हॉस्टल चलाता है और वो अजीम से बहाना बना देता है किस चीज का, कि तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं गए। लेकिन अजीम कहा कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी इसमें है, इसलिए तुम नहीं गए। अब वो यूनिवर्सिटी की आला तालीम मुकम्मल कर महमूद मुकाबलाती इम्तिहान यानी कंपटीशन एग्जामिनेशन में की तैयारी शुरू कर देता है। कंपटीशन एग्जाम की जो वो तैयारी शुरू कर देता है, और तैयारी करते करते वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। वो कंपटीशन कंप्लीट कर लेता है और वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। और जब डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, और डिप्टी कलेक्टर बन जाने के बाद तब वो अपने ऑफिस में एक दिन बैठा होता है। कहां बैठा होता है? अपने ऑफिस में एक दिन बैठा होता है। तो वो घड़ी की टन टन की आवाज उसे सुनाई देती है। फिर अपने कमरे में जाता है तो उसे तन्हाई उसकी अपनी डसती रहती है। घड़ी के टन टन की आवाज उसे इस बात को बताती है कि तेरी तन्हाई तुझे कब तक तेरी साथ देगी। तो महमूद एक बात को तय करता है, महमूद एक बात को यह कर लेता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और शादी करने के बाद अपनी जिंदगी को पुरकैफ बनानी चाहिए। इस बात को तय करके उसने, उससे पहले जितने रिश्ते उसके आए थे उस सब को देखने की कोशिश की गई, तो उसमें कहीं जगह खाली नहीं थी। ज्यादातर लड़कियों की शादी हो गई थी, और जहां पसंद हो रही थी उनकी उम्र रुकावट थी, या उसकी तालीम मुकम्मल नहीं थी। इस तरह करके उसने एक जुबेदा नाम की लड़की से वो तय कर लेता, सगाई तय कर लेता। जो जुबेदा यहां पर लिखा गया कि महमूद की बीवी, जुबेदा महमूद की बीवी। महमूद उम्र की 10 साल में आला तालीम हॉस्टल में मुकाबलाती इम्तिहान में वो कलेक्टर बनता। तो वो उससे बात तय हो जाती है शादी की। किससे? जुबेदा से। जुबेदा की तालीम अभी मुकम्मल नहीं थी, वो मैट्रिकुलेशन में थी। तो इस बात को करके सगाई हो जाती है और छोड़ दिया जाता है। मैट्रिक के इम्तिहान होते हैं। इम्तिहान होने के बाद जुबेदा से जो शादी की सगाई हुई थी, इसको शादी में बदलने के लिए महमूद छुट्टी लेके जाता है। जुबेदा का इस बीच में मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आ जाता है, वो फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास कर जाती है। और पास कर जाने के बाद महमूद खुशी खुशी इस शादी को अंजाम देने की कोशिश करता है। सारे कामों को वो आगे बढ़ाता है, और अपने शहर के रईस लोगों को उसमें मदऊ करता है, दावत देता है। लेकिन एक बात महमूद की, वो जो बचपन में उसके दिमाग में कड़क हुई थी, माँ की कड़क आवाज आई थी, ये एक बात उसके जहन में बैठी होती है। जब शादी के सारे रस्म अदा करने के बाद महमूद को जनाना खाना में ले जाने की कोशिश की जाती है, इस बीच महमूद के पैर सिल हो जाते हैं, पूरे बदन उसका जाम हो जाता है और महमूद बेहोश हो जाता है। ये बात महमूद के ससुर को खबर की जाती है। जब वो आता है और देखता है कि महमूद बिल्कुल बेहिश है, महमूद के जहन में वही बात रन कर रही है कि जिस तरह माँ मेरे बाप पर हुकूमत करती थी और कड़क आवाज से उसे डांटती थी और उसे बार बार झगड़ा करती थी, शायद सारी औरत ऐसी ही तो ना हो। इसी बात को सोचकर महमूद क्या होता है, बेहिश हो जाता है। और बेहिश हो जाने के बाद वो वैसे ही हो जाता है और बोलना लगता है उसको कि अभी अभी वो बोलना सीखा है, अभी वो बच्चा तोतली जबान बोलने वाला बच्चा है। ये इस कहानी का असल मकसद ये है कि बचपन में अगर कोई छाप किसी पर पड़ जाती है तो वो छाप परमानेंट उस पर लगी रहती है। जैसे किसी बच्चे को अगर बचपन में आप
किसी चीज से डरा दें तो वो बड़ा भी हो जाता है तो वो उस चीज से डरता रहता है, चाहे वो डरने वाली चीज हो या ना हो, डरने वाले जानवर हो या ना हो। इसलिए बचपन में बच्चा, चूंकि कोरा कागज होता है, कोरा कागज पर आप जो लिखेंगे वही उगेगा, इसलिए बचपन में बच्चों को नहीं डराना चाहिए। और इस कहानी से एक सबक और मिलती है, वो सबक यह है कि अज़दवाजी जिंदगी, मियाँ और बीबी इस तरह की जिंदगी गुजारें जो खुशगवार हो, जिसका बच्चों पर अच्छा असर पड़े, अच्छा असर की वजह से बच्चा समाज का एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक वर्कर बन सके। इसके लिए इस कहानी में सैयद मोहम्मद मोहसिन ने इस बात को छोड़ रखी है कि बच्चों की सही परवरिश के लिए मियाँ और बीबी, पति और पत्नी का खुशगवार जिंदगी गुजारना अच्छा है, ताकि बच्चों पर उसका असर पड़ सके। खुद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को तय कीजिए कि महमूद की जैसा किसी भी बच्चे पर उस तरह का असर न पड़े, क्योंकि वो एक डिप्टी कलेक्टर बन जाने के बाद भी जनाना खाने में शादी के वक्त जाने में कप कपा रहा है, कांप रहा है और पैर उसके सिल हो जाते हैं। तो आइए, आज मैंने आपके सामने कहानी फिरार का पूरा वो रखा, और इसको आपने अगर गौर से सुना होगा तो बहुत अच्छी ढंग से इसमें पूछे जाने वाले सवाल आपके हल हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल आदर्श ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाकर बच्चों को भी इस पर आने के लिए दावत दें। खुदा हाफिज।